नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इतिहास का अगला वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पहले हम लोग मध्यकालीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत पढ़े थे, जिनमें प्रमुख किताब और उनके लेखक के बारे में पढ़े थे। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे। फिर उसके बाद में हम लोग इस्लाम का उदय पढ़े थे। सऊदी अरब से इस्लाम का उदय हुआ था। इस्लाम का जब उदय हुआ तो उसके बाद में साम्राज्य का विस्तार होने लगा। साम्राज्य का विस्तार होने के बाद मोहम्मद साहब जब मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो चार खलीफा होते हैं क्रमशः। फिर खलीफाओं का जमाना चल देता है। फिर उसके बाद में सुल्तान, ऐसे ही करके हम लोग पढ़े थे। फिर उसके बाद में हमने चर्चा किया था कि भारत पर आक्रमण होगा अरबों का। अरबों का अर्थात हम कहें तो मुसलमानों का। और भारत पर दो तरीके के मुसलमानों का आक्रमण होता है, एक तो अरब के मुसलमान का और दूसरा तुर्क के मुसलमान का। इस्लाम धर्म का उदय सऊदी अरब से ही हुआ है। तो यहाँ पर तुर्क मुसलमान कैसे हो गए? तो जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की तो इनसे बहुत लोग प्रभावित हुए और धीरे धीरे लोग अपनाने लगे और अपनाते अपनाते दूर दूर तक लोग अपनाने लगे। ये दूर दूर तक अपनाए कैसे? तो जब ये साम्राज्यवाद की बात आ जाती है तो लोग जब सुल्तान के रूप में पद धारण करने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आक्रमण करने लगते हैं, राज्यों को जीतने लगते हैं, तो वहाँ पर इस्लाम का प्रचार करते हैं और जहाँ लोग नहीं मानते थे तो जबरन भी मनवाते थे। तो इस तरीके से प्रभाव पड़ता गया और अरब से तुर्क तक पहुँच गया। अब ये अरब में कौन कौन देश आते हैं? जैसे हमने बताया था कि सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इधर मिस्र हो गया, मोरक्को हो गया, और तुर्क में इधर अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला क्षेत्र हमारा तुर्क हो जाएगा। तो अरबों का आक्रमण जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग खूब पढ़े होंगे। यहाँ से एक ही प्रश्न बनता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर पहले किस मुसलमान ने, या हाँ, कौन से मुसलमान ने आक्रमण किया? तो आप बताएंगे अरब मुसलमान ने, अरबों ने आक्रमण किया था। फिर उसके बाद में तुर्कों की जब बात आती है तब हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। याद रहे, कभी भी अरब के मुसलमानों का यह उद्देश्य नहीं रहा है कि जाएं, राज्य को जीतें और वहां पर शासन करें। उनका बस एक ही उद्देश्य था, जब साम्राज्य विस्तार करेंगे, सैनिक रखेंगे, तो उनके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, और धन की आवश्यकता पड़ेगी तो धन हमें मिलेगा कहाँ से? राजस्व के अलावा, कर के अलावा लूटपाट से ही मिलेगा, राज्यों को जीतने से ही मिलेगा। तो वो आसपास के क्षेत्रों में देखने लगे कहाँ धन सबसे ज़्यादा है। तो उस जमाने में भारत समृद्ध था ही, तो भारत पर आक्रमण किए और यहाँ से धन लूट करके ले गए। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि हम लोग असफल आक्रमण के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, सीधे मोहम्मद बिन कासिम से ही पढ़ने लगते हैं। लेकिन भारत पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। इससे पहले भी 50-60 साल पहले भी अरब के लोग, अरब के मुसलमान भारत पर आक्रमण कर चुके थे, परंतु वो असफल हो गए थे। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले खलीफा अबू बकर थे, फिर उमर थे, उस्मान थे, अली थे। उमर को आदर्श खलीफा कहा जाता है और पहला आक्रमण उमर के ही कार्यकाल में 636 ईस्वी में, 636 एडी में आक्रमण होता है, जो कि मुंबई के थाने में होता है, जहां से पहली ट्रेन भी चलती है, थाने से मुंबई। तो महाराष्ट्र के थाने में होता है आक्रमण, और यह आक्रमण क्या हो जाता है? असफल होता है। फिर उसके बाद में 10 साल के बाद उस्मान के भी कार्यकाल में एक आक्रमण होता है, और वो भी आक्रमण क्या हो जाता है? असफल। क्यों? क्योंकि उस समय तत्कालीन
शासक भारत का तत्कालीन राजा हर्षवर्धन था, जो कि उसके बारे में आप लोग समझते ही हैं कितना शक्तिशाली था। तो इस प्रकार से यह दो प्रारंभ में आक्रमण इसके क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इसके बाद क्या होता है। तो इसके लगभग 50 साल के बाद इराक का गवर्नर होता है अल हज्जाज, और अल हज्जाज श्रीलंका के सेरेन द्वीप से इसके लिए श्रीलंका की लड़कियां और कुछ बहुमूल्य वस्तुएं आती हैं। जैसे ही पानी के जहाज से यह वस्तुएं आती हैं, श्रीलंका की कुछ लड़कियां आती हैं, तो आते आते जो सिंध वाला क्षेत्र है उसके आसपास जो समुद्र है, समुद्र के डाकुओं ने इसके जहाज को लूट लिया। अब जब इसके जहाज को लूट लिया तो अल हज्जाज को गुस्सा आया, क्रोध आया, और उसने सोचा कि भारत के लोग ही, भारत का राजा ही हमारे जहाज को लूटा है। अब भारत का जहाज भारत के द्वारा लूटा गया है, अल हज्जाज का जहाज, ये तो उसने सोचा, लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता यह थी कि डाकुओं ने लूटा था। अब तत्कालीन राजा, उस समय भारत के राजा, सिंध क्षेत्र के राजा दाहिर थे। तो अल हज्जाज ने राजा दाहिर के पास संदेश भिजवाता है कि मेरा जहाज लूट लिया गया है तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे क्षेत्र में, उसे चुपचाप वापस करो या तो फिर पता करके बता दो। तो राजा दाहिर भी तुरंत जवाब देते हैं कि वह मेरे कार्य क्षेत्र से, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं कैसे बता दूं। तो इस बात से वो नाराज हो जाता है। ये 708 ईस्वी की बात है, लेकिन नाराज हो जाता है। तो उसके 1-2 साल के बाद, अब तो 711 एडी की बात है, तो 1-2 साल तो चर्चा में चला जाता है। तो दूसरे से तीसरे साल में वह अपने 2 सेनापतियों को भेज देता है, क्रमशः बारी बारी भेजता है। पहले उबैदुल्लाह को भेजता है, फिर बुदैल को भेजता है। उबैदुल्लाह को भेजता है तो राजा दाहिर भी शक्तिशाली राजा था, इसको खदेड़ देता है, हरा देता है। तो यह भी असफल हो जाता है आक्रमण। फिर बुदैल को भेजता है तो बुदैल को उसका बेटा जयसिंह हरा देता है। अब दोबारा अल हज्जाज का जो है आक्रमण असफल हो गया। तो फिर अंत में अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को संदेश भेजता है, जो कि सेनापति भी था। कहता है कि जाओ, भारत के सिंध वाले क्षेत्र में राजा दाहिर है, उसने हमारे जहाज को लूट लिया है और वो वापस नहीं कर रहा है। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम तैयार होता है। 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कर देता है। भारत पर आक्रमण करते ही सिंध वाले क्षेत्र को जीत लेता है और राजा दाहिर को हरा देता है। राजा दाहिर को हरा देता है, परंतु राजा दाहिर को मारता नहीं है, जीवन दान दे देता है। लेकिन यहाँ पर राजा दाहिर काफ़ी दुखी होते हैं। वो यह सोचते हैं कि मैं राजा हूँ और मैं ही अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। और उन्होंने चिता में कूद करके अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से आत्महत्या करने वाले प्रथम हिंदू शासक राजा दाहिर बने। अब सिंध को जीत लेता है और सिंध को जीत करके श्रीलंका से जो लाया गया था धन, उसको और श्रीलंका की लड़कियों को लेकर के कहाँ चल देता है? अल हज्जाज के पास, इराक में चल देता है, इराक को चल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप देख लेंगे। जितने लेक्चर दिए हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर राइट डाउन करने का कोई मतलब नहीं है, बस आप सुनते रहिए। नेक्स्ट बात यहाँ पर है, हमने कहा कि उबैदुल्लाह और बुदैल की असफलता के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने, अब तो ये पूरा मैंने लेक्चर दे दिया है, आप समझ सकते हैं। तो जैसे ही आक्रमण करता है, राजा दाहिर को हरा देता है। राजा दाहिर को हराने के बाद जो है एक और क्षेत्र होता है भारत में, उसी के आसपास देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह
को भी वह जीतता है और वहां से खूब सारे धन प्राप्त करता है जितने अपने लूटे गए थे। अब सिंध पर जैसे ही विजय प्राप्त कर लेता है तो एक और क्षेत्र होता है मुल्तान। ये दोनों ही क्षेत्र आज के वर्तमान में पाकिस्तान में है। मुल्तान पर आक्रमण करके वहां से खूब धन प्राप्त किया, बहुत सारा धन लूट लिया। इतना धन लूटा, इतना धन लूटा कि उस मुल्तान का नाम ही बदल कर रख दिया स्वर्णनगर। क्या नाम रख दिया उसका? स्वर्णनगर। आप देखेंगे तो यहां पर मैंने लिख दिया है स्वर्णनगर। किसको कहा गया है? तो आप कहेंगे मुल्तान को, ठीक है ना। मुल्तान और सिंध दो क्षेत्रों को इसने जीता, और जब जीत लिया तो यहां से ढेर सारी वस्तुएं लेकर गया, और तो और श्रीलंका से जो लेकर के गया था अल हज्जाज के पास प्रस्तुत कर देता है, कहता है कि मैं विजय होकर के आया हूं, ले लिया, आप ले लीजिए। तो अब यहां से श्रीलंका की जो लड़कियां थी वो शिकायत कर देती हैं। कहानी में यह मिलता है कि शिकायत कर देती हैं कि इसने मेरे साथ बदसलूकी की है और मुझे अपवित्र कर दिया है। तो इस बात से इराक का गवर्नर अल हज्जाज नाराज हो जाता है, और ऐसा कहानी में कहा जाता है कि ऊंट से ताजा चमड़ी निकलवा कर उस चमड़ी में मोहम्मद बिन कासिम को पैक करवा देता है, बंद करवा देता है, और उसमें बंद होकर के मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। यह कहानी है, कितना सत्य है पता नहीं है, लेकिन कहानी था तो मैंने बता दिया। लेकिन कहानी में यह भी मिलता है कि जब ये जीत कर जाता है, देखिए दो कहानियों में बता रहा हूँ। पहली कहानी हमने क्या बताया कि वो श्रीलंका की लड़कियां कहती हैं कि मेरे साथ बदसलूकी किया है, तो इससे वह नाराज होकर के उसको मृत्युदंड दे देता है। मृत्युदंड कैसा था कि ऊंट के ताजे चमड़े को, खाल को निकलवा करके उसमें उसको पैक करवा देता है। और दूसरी कहानी मिलती है कि उससे खुश होकर के मोहम्मद बिन कासिम को भेज देता है भारत कि जाओ वहां पर गवर्नर के रूप में शासन करो। लेकिन ऐसा कितना पुख्ता रिपोर्ट है, कितना सत्य है, किसी को पता नहीं है। तो बात यह है, हमें यहाँ से यही एक चीज निकल करके आता है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला सफल आक्रमण करता है 712 एडी में भारत पर। दो क्षेत्रों को जीतता है, एक तो सिंध और दूसरा मुल्तान। मुल्तान का नाम बदल करके स्वर्णनगर रखता है क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक धन प्राप्त होता है। और यह मुसलमान था, तो मुसलमान का जो आय का स्रोत होता है, हमने बताया था जजिया, जकात, खराज, खुम्स, उसी में यह जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगा दिया। हालांकि जजिया कर गैर मुसलमानों पर ही लगाया जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के लोगों पर जजिया कर लगा दिया। लेकिन जजिया कर इसने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया, महिलाओं पर नहीं लगाया, बच्चों पर नहीं लगाया, विकलांग जो है अपाहिज है उन पर नहीं लगाया, परंतु बौद्ध भिक्षुओं पर लगाया। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था। भारत में इससे पहले जजिया कर किसी ने नहीं लगाया था क्योंकि आक्रमण ही नहीं हुआ था। तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न यह बनेगा कि जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए, व्यक्ति पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम, और शासक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आप नोट्स बना सकें। अब यहाँ पर जजिया कर के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर लिख दिया हूँ कि देखिए प्रथम व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम है, प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। किस पर? ब्राह्मणों पर। जबकि अब तक जितने भी शासक हुए वो ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखते थे, कभी नहीं लगाए थे। तो जो फैक्ट है मैं उसको बता देता हूँ। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर न लेने वाला पहला मुस्लिम शासक तो आप बताएंगे जैनुल आबदीन। तो भारत जब अखंड भारत था तो उसका भौगोलिक क्षेत्र इतना अधिक था कि दक्षिण भारत तक बहुत कम ही शासक हैं जो शासन कर सके हैं। तो उसी में एक अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है ना,
यह था जो कि देखिए, शाह को मैंने ब्रैकेट्स में कर दिया है, टाइपिंग करने में दिक्कत है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने दक्षिण भारत में जजिया कर नहीं लिया था। तो ये दक्षिण भारत में जजिया कर न लेने वाला यह पहला शासक है। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे दक्षिण भारत में जजिया कर न लेने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन है, तो आप बताएंगे अलाउद्दीन बहमन शाह। इसका एक दूसरा नाम हसन गंगू भी है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह का अन्य नाम क्या है, हसन गंगू। तो यह बात याद रखिएगा। अकबर 1564 में जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु औरंगजेब 1679 में जजिया कर पुनः लागू कर देता है। औरंगजेब के बाद आपको पता ही है कि मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा था। अब उसके बाद में उत्तरकालीन मुगल काल जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे अकबर द्वितीय, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, इस प्रकार के शासक आएंगे। तो उसमें से एक उसमें एक फर्रुख सियर भी था, जो पहले तो जजिया कर खत्म करता है, लेकिन फिर 4-5 साल बाद जजिया कर ला देता है। लेकिन अंतिम रूप से अगर हम बात करें कि जजिया कर किसने समाप्त किया, तो मोहम्मद शाह ने किया। यही मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। मतलब भारत से जजिया कर का अंत किसने किया, तो आप बताएंगे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है ना। मोहम्मद शाह रंगीला कौन था, तो मुगल कालीन बादशाह था, मुगल बादशाह था। उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट आपको समझ में आए होंगे और याद भी करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे ही किसी का आक्रमण होता है या हम ही किसी पर आक्रमण करते हैं, तो आक्रमण करने वाले व्यक्ति का या आक्रमण करने वाले देश का प्रभाव उस देश पर पड़ता है जहां पर हम आक्रमण करते हैं। तो इसी प्रकार जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया, तो अरबों का प्रभाव भारत पर पड़ेगा और भारत का प्रभाव अरबों पर पड़ेगा। मतलब यहां पर क्या होगा कि दोनों की संस्कृति, दोनों की सभ्यताओं का एक्सचेंज होगा। तो हम लोग क्या सीखे अरबों से, हम लोग अरबों से ऊंट पालन सीखे, खजूर की खेती करनी सीखी। ठीक है। और ये जो दिनार या दिरहम नामक सिक्का है, वो उसका चलन सीखा हमने। किससे सीखा, अरबों से। और अरबों ने भारत से क्या सीखा, तो अरबों ने भारत से अंक गणित सीखा, अंक पद्धति हमने लिखा है। ठीक है। अंक गणित सीखा, दशमलव पद्धति सीखा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ के ढेर साहित्यों का अध्ययन किया और यहाँ के विद्वानों से उसका अरबी में अनुवाद कराया। जैसे मानकर चलिए मैं हूँ, मुझे हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, अरबी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। अगर ऐसा हो तो मैं क्या करूँगा कि संस्कृत वाले विद्वान से कहूँगा कि आप इसको संस्कृत में पढ़कर मुझे हिंदी में बताइए। हिंदी में मैं जान जाऊँगा तो अरबी में लिख लूँगा। या फिर सामने वाला अगर अरबी जान रहा है तो कहूँगा कि इसको पढ़ के मुझे अरबी में बता दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ के ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और पंचतंत्र की कथा, चरक संहिता का उन लोगों ने क्या कर लिया, अरब भाषा में, अरबी भाषा में ट्रांसलेट करा लिया, अनुवाद करा लिया। और फिर उसके बाद में यहाँ का अध्ययन किया और आगे बढ़े। देखिए एक बात याद रखिएगा कि सबसे अधिक अनुवाद होने वाली पुस्तक अगर कोई है संसार में तो आचार्य विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कथा। पंचतंत्र 52 भाषाओं में अनुवादित है। अब देखिए अगर एक आध दो भाषा बढ़ गया होगा वर्तमान में तो मुझे नहीं पता, लेकिन 52 भाषाओं में अनुवादित एकमात्र पुस्तक है पंचतंत्र, जिसमें पंचतंत्र के छोटे छोटे कथा है जिनसे हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कछुए खरगोश की कहानी मिलेगी और आम और गुठली की कहानी मिलेगी। तो इस प्रकार से और शेर और कई विद्वानों का कहानी मिलेगा। तो इससे हम लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो यह कहानी की पुस्तक काफ़ी अच्छी लगी, तो सबसे ज़्यादा इसी का क्या हुआ है, अनुवाद हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का प्रभाव दोनों ही पढ़ लिए और अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो इस तरीके से अरब के आक्रमण को हमने समाप्त कर लिया। अरब से क्या क्या हम लोग सीखे हैं, अरब से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो बस 2-4 प्रश्न को आपको याद रखना है कि हमने क्या क्या वहाँ से सीखा है, वहाँ का क्या क्या अपनाया है। तो ऊँट पालन, खजूर खेती और दिरहम नामक सिक्का
और उसके बाद में प्रथम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। हम मोहम्मद बिन कासिम का ही नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि यह सफल है और लोग सफल व्यक्ति का ही नाम लेते हैं। तो अभी तक तो हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़े, इस्लाम का उदय पढ़े, अब इस्लाम का विस्तार पढ़ रहे हैं। इस्लाम के विस्तार में भारत पर अरबों का आक्रमण। अब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनी को, फिर उसके बाद में मोहम्मद गोरी, फिर आ जाएगा दिल्ली सल्तनत। तो चलिए इसी शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।